हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जीके एंड जीएस। तो ये वीडियो है अबाउट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा वास्ट है और बड़ा है, बट शॉर्ट में आपको जो जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप एंड तक देखिए क्योंकि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ही डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था तो वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, पर उस दिन से वो चालू नहीं हुआ था। वो इनैक्ट होना स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होना स्टार्ट हो गया था। और मतलब जो पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में आया था तो उसका 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल्स था। तो इस वीडियो में और वो एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स है। तो इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे, पार्ट्स और आर्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट है, और जो शेड्यूल्स है उसके लिए मैं वीडियो अलग से दूंगी क्योंकि इस वीडियो में वो बहुत लंबा हो जाता। तो 12 शेड्यूल्स मैं आपको समराइज़ करके एक वीडियो में दूंगी, तो वो आप इसके बाद देखिएगा। तो इस वीडियो में 448 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी। तो पहला है पार्ट 1। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक आता है और इसमें यूनियन और इट्स टेरिटरीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसमें जो 1 से 4 तक आर्टिकल है, इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है और यहाँ पे किसी भी नया स्टेट को लाया जा सकता है, नया, और या फिर किसी स्टेट को हटाया भी जा सकता है। तो ये सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। और किसी भी एरियाज़, बाउंड्रीज़ या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में भी कुछ अगर आता है तो वो पार्ट 1 के अंदर आता है। अब पार्ट 2 के अंदर आता है आर्टिकल 5 से 11 तक, जो डिस्कस करता है सिटीजनशिप। मतलब कि सिटीजनशिप किस 5 तरीके से मिल सकता है और किस 3 तरीके से वो हट सकता है। तो अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो वो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन और बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकता है 5 तरीके से। और 3 तरीका ऐसा है जिससे सिटीजनशिप हट सकता है: रिनंसिएशन, डिप्राइवेशन एंड टर्मिनेशन। इस 3 के थ्रू सिटीजनशिप जा भी सकता है। तो बेसिकली इसमें यही है पार्ट थर्ड के अंदर आता है आर्टिकल 12 से 35, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किया गया है। पार्ट थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब इसके अंदर जो आर्टिकल 13 है, ये लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये बेसिकली कहता है कि जो गवर्नमेंट है या फिर लॉ है वो ऐसा कोई भी और लॉ नहीं बना सकता है जो आपका राइट को, फंडामेंटल राइट्स को छीन सके। तो ये अपने से कोई भी ऐसा राइट लॉ नहीं बना सकता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 से 18 तक में। 14 से 18 तक में आर्टिकल 14 के अंदर है राइट बिफोर, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति इक्वल है। आर्टिकल 15 कहता है कि आपको किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कैसे भी दिखते हों, कहाँ से भी जन्म लिए हो, आपको उस बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 ये कहता है कि आपको पब्लिक मैटर्स, आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर भी आपका एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाएगी। आर्टिकल 17 कहता है कि आपको छुआछूत से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। ये आपके फ्रीडम के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 19 का कहना है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो इसके अंदर बहुत कुछ आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा,
ना आपको बोलने की आज़ादी है, आपको हर तरह की आज़ादी है। आर्टिकल 19A कहता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको ये सब चीज़ की फ्रीडम है। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको अपना जान बचाने का और अपना पूरा आपका पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 21A कहता है कि आपको एजुकेशन पाने का पूरा राइट है। अब आता है आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी गलत जो होता है किसी के भी साथ, उसके विरोध करने का राइट। तो इसके अंदर आर्टिकल 23 और 24 आता है, जिसमें से आर्टिकल 24 इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। मतलब जो बच्चा लोग का जो चाइल्ड लेबर है, ये सब को के बारे में आर्टिकल 24 कहता है कि राइट है कि वो नहीं कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आता है आर्टिकल 25 से 28 तक। तो आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजन को, जैसे कोई चाहता है उर्दू सीखना, कोई चाहता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो अपना लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहता है, और वो अपने किसी भी प्रोफेशनली इसको स्कूल चलाना चाहता है, तो वो ये कर सकता है। फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन। तो इस चीज़ को वो कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है। तो आर्टिकल 30 का कहना है कि राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कोई भी हो, माइनॉरिटीज़ ही क्यों ना हो, उनको राइट है किसी भी एजुकेशनल संस्था को चलाना, स्कूल खोलना, कुछ भी खोलना का राइट है। नेक्स्ट आता है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। मतलब ये जो है, जो कुछ ये बाद में ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। ये पहले नहीं था। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C, इसको बाद में ऐड किया गया है। ये इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का जो वॉयलेशन है, मतलब आर्टिकल 14 और 19 जो है, वो कुछ लोग, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था बहुत लोग के पास, तो जब सरकार उन ज़मीन पे हक जताने लगता है तो वो लोग कहता है, सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और कहता है कि ये तो हम लोग का ज़मीन है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आर्टिकल 14 और 19 है वो लेकर चला जाता है। तो उसके बिहाफ में ये आर्टिकल लॉ लाया है कि आर्टिकल जो 14 है और 19 है उसको ये वॉयलेट कर सके, मतलब कि उस पे ज़मीन ले सके। तो 5 जगह पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हम नहीं मानेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत आया था, जिसमें से आर्टिकल 31A का कहना है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ईस्टेट्स एक्सेट्रा। ईस्टेट्स का मतलब होता है किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड या बिजनेस से रिलेटेड कोई लैंड्स या कॉमर्स से रिलेटेड। तो ये सब ज़मीन पे, जो बहुत ज़्यादा ज़मीन पे जो लोग हक जताने लगते हैं, तो वो लोग से गवर्नमेंट अपना, मतलब अपना नहीं, वो लैंड नहीं ले पाते थे ड्यू टू आर्टिकल 14 और 19, बट अब ले पाते हैं। तो इसलिए ये आर्टिकल 31A को ऐड किया गया है। उसी तरह आर्टिकल 31B है और आर्टिकल 31C है। आर्टिकल 31C कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो कि मतलब आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39C को के बदले में इसको लाया गया है, क्योंकि और ये लाया गया है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत। आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 आता है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है। ये आर्टिकल कहता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इसका ये मतलब है कि हम लोग को बहुत सारा राइट्स मिला हुआ है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एक्सेट्रा,
पर वो सारा फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करने के लिए आर्टिकल 32 है, और इसके अंदर ये 5 रिट्स इशू किया हुआ है जिसके वजह से फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन किया जा सके, कोई भी किसी पे बेवजह इल्ज़ाम ना लगा सके, कोई भी इलीगली कुछ भी नहीं कर सके, इसीलिए ये सारा रिट्स इशू किया गया है। तो पहला रिट्स है हीबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी पे बेवजह केस कर दे या फिर किसी को इलीगली डिटेन कर ले, तो हीबियस कॉर्पस यूज़ करके उसे ये राइट है उसके फ्रेंड को, रिलेटिव को या फिर उसे खुद भी जिसको डिटेन किया गया है कि वो पूछ सके कि किस बेसिस पे उसे डिटेन किया गया है। अगर वो वजह गलत निकली तो अगर वो सवाल उठा सकता है, ये रिट के थ्रू वो सवाल उठा सकता है कि किस बेसिस पे उसे डिटेन किया गया है। नेक्स्ट होता है मैंडेमस। मैंडेमस में है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब है कि आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटी या कोई भी हो, आप उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी याद दिला सकते हैं। अगर कोई अपनी पब्लिक ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इस रिट के थ्रू आप उसे याद दिला सकते हैं, और उसे कोई राइट नहीं है कि वो ऐसा बोल सके कि आप मुझे क्यों याद दिला रहे हैं मेरी पब्लिक ड्यूटी, मैं करूं या ना करूं। तो आपके पास ये राइट है कि आप उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सर्ट्योरैरी, टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को कमांड दे सकता है किसी भी केस से रिलेटेड कि उसे इंफॉर्मेशन दे, उसे सारा रिकॉर्ड दे किसी भी केस से रिलेटेड। अगर वो जजमेंट लोअर कोर्ट का इलीगल है या नहीं ये पता करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो अपने से लोअर को मांग सकता है रिकॉर्ड देखने के लिए कि ये इलीगल तो नहीं। और अब नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी गलत केस को वापस लेने के लिए लोअर कोर्ट जजमेंट पास कर दे उससे पहले प्रोहिबिशन रिट जारी किया जा सकता है। अपना जजमेंट सुनाने से पहले वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू कर सकता है कि आप इसे रीचेक कीजिए कि लोअर कोर्ट से कि ये कहीं बेवजह तो नहीं फंसा रहा, ऐसा। तो प्रोहिबिशन में ये होता है। अब और जो सर्ट्योरैरी है, अब अगर वो जजमेंट सुना दिया गया है कोई भी इलीगल जजमेंट तो सर्ट्योरैरी यूज़ करते हैं, और अगर जजमेंट नहीं सुनाया है तो उसे रोकने के लिए प्रोहिबिशन यूज़ करते हैं, और अगर सुना चुका है जजमेंट तो सर्ट्योरैरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वो वारंटो, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसके पोस्ट से हटा सकता है अगर वो वहाँ इलीगली पोस्टेड है तो, और अगर कोर्ट को पता चल गया तो वो किसी भी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकता है कि इज़ योर अथॉरिटी वैलिड और नॉट। तो ये है आर्टिकल 32 है। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है पार्ट 4 में। इसके अंदर आर्टिकल 36 में डीपीएसपी की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 39 ए में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में बात है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन के बारे में बात है। आर्टिकल 45 कहता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। तो आर्टिकल 45 चाइल्डहुड केयर के बारे में है और उसे चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, तो इसके बारे में कहा गया है। आर्टिकल 48 ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, कोई भी कहीं पे नहीं थूक सकता है, कोई भी कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकता है ऐसे ही। तो ये जो है आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव पावर। अब आता है पार्ट 4A जिसके अंदर आर्टिकल 51A आता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।
इसके पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स था और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो आर्टिकल 5 में है आर्टिकल 52 से 151 तक, जिसमें यूनियन के बारे में बात किया गया है, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड ऑल। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बात है। आर्टिकल 53 है पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 है इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। आर्टिकल 57 है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 है क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 60 में है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में है इम्पीचमेंट प्रोसीजर। आर्टिकल 66 में है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा, किसी को पार्डन मतलब माफ़ी दे सकता है। आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, कोई भी मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, इसके बारे में है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है। आर्टिकल 80 राज्यसभा है। आर्टिकल 81 लोकसभा। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 88 है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल फॉर पार्लियामेंट हाउसेस। आर्टिकल 108 जो बात करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। आर्टिकल 110 है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 111 है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 112 है बजट। आर्टिकल 117 है फाइनेंशियल बिल। आर्टिकल 123 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है जब भी कोई दोनों लेजिस्लेचर में से कोई एक लेजिस्लेचर प्रेजेंट नहीं हो और इमीडिएट एक्शन लेना हो, तो प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है कि वो एक्शन ले सकता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 143 एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पार्ट 6 आर्टिकल 152 से 237 तक, ये पार्ट कहता है स्टेट्स के बारे में। आर्टिकल 153 कवर करता है गवर्नर। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 169 विधान परिषद या फिर जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 170 विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। आर्टिकल 226 रिट इशू करता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट इशू किया गया है, तो वो सब आता है आर्टिकल 226 के अंदर। पार्ट 7 में आता है आर्टिकल 238 द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 8 जिसमें आर्टिकल 239 से 241 तक आता है द यूनियन टेरिटरीज, सारा यूनियन टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 9 के अंदर आता है आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ, ज़ीरो नहीं है, और इसके अंदर आता है पंचायत के बारे में। आर्टिकल 243 इज़ अबाउट पंचायती राज। आर्टिकल 243 के इज़ अबाउट इलेक्शंस टू द पंचायत्स। मैं इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ही कवर कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, और मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस कर रही हूँ डिटेल में जो थोड़ा टफ है। पार्ट 9A में आता है आर्टिकल 343P से आर्टिकल 243ZG तक, जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में आता है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, वो सब आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में है और किस पार्ट में है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो कॉर्नर पे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, क्योंकि मैं हर रोज़ स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाती हूँ, और करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे ज़रूर देखें। सो नेक्स्ट इज़ पार्ट 9B, इसमें द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है। पार्ट 10 में द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है। पार्ट 11 में रिलेशंस बिटवीन द यूनियन और स्टेट्स के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 248 कहता है रेसिड्यूअरी पावर विद सेंटर। सेंटर
और स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीका से ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, उस बारे में है। पार्ट 12 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स के बारे में। आर्टिकल 266 is about consolidated or planned fund. Article 279A is about goods and service tax council. Article 280 is about finance commission. Article 300A is about right to property. पार्ट 13 के अंदर 301 से 307 तक आता है, जिसके अंदर ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर का ये सब आता है पार्ट 13 में। नेक्स्ट है पार्ट 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसके अंदर आर्टिकल 315 है यूपीएससी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 14A ट्राइब्यूनल्स। आर्टिकल 15 इलेक्शंस के बारे में है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में। आर्टिकल 16 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, इसमें SC/ST के बारे में है, कुछ रिजर्वेशंस और क्लेम्स। पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 352 इज अबाउट नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 इज अबाउट स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 19 में है मिसलेनियस। पार्ट 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 में है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। पार्ट 13 में है आर्टिकल 393 से 395 तक, जिसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स, ये सब है। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखे हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरा मेहनत थोड़ा भी सही लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब का बटन है, वो क्लिक कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मैं ऐसे ही हर रोज़ स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और करंट अफेयर्स पे। सो स्टे ट्यून, थैंक्स अ लॉट।